दो लोग अपेक्षित थे परंतु अभी जुड़े नहीं हैं, संदीप जी यात्रा के कारण से, और तुषार भाई भी कदाचित यात्रा में हैं अथवा अन्य कहीं पर भी व्यस्त हैं, अहमदाबाद में नहीं है। इस कारण से राजेंद्र जी, नियति ताई, विपुल भाई, मैं और एक नए सहभागी जुड़े हैं, पंकज भाई पुरोहित। पिछली बैठक में हमारा विचार हुआ था कि हम इस गट को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और हम इस गट में जुड़ सके ऐसे लोगों के नाम हम भी तय करेंगे। तो मैंने प्रयास किया था, 3 नाम मिले थे, परंतु 3 में से अभी एक का ही निश्चित हुआ है और पंकज भाई पुरोहित हमारे साथ हैं। वे भारतीय विचार मंच के कार्यकर्ता हैं। पहले जरा पंकज भाई अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, फिर बाकी लोग भी अपना परिचय देंगे। जी नमस्ते, मैं पंकज पुरोहित, आनंद में निवास है, मेरा व्यवसाय है और भारतीय विचार मंच में कार्य करता हूँ। जी, बाकी लोग भी एक बार अपना परिचय दे दें। जी, विपुल रावल, पुनरुत्थान विद्यापीठ में संयोजक का अभी वर्तमान में दायित्व है और निवास कर्णावती में। मैं नियति सप्रे, आवाज आ रही है ना? आ रही है ताई आवाज? हाँ, मैं नियति सप्रे, पुनरुत्थान विद्यापीठ में निवास है और पुनरुत्थान विद्यापीठ की कार्य करता हूँ। पंकज भाई के लिए ही बाकी 2 लोगों का भी परिचय दे रही हूँ। एक है डॉक्टर संदीप राकावत, ये बीकानेर में हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक हैं। दूसरे हैं तुषार नेने, वे अहमदाबाद में ही रहते हैं और विद्यापीठ के कार्य समिति के सदस्य हैं। वैसे उपस्थित सभी लोग कार्य समिति के सदस्य तो है ही। विमर्श का यह जो गट है वह पुनरुत्थान विद्यापीठ का जो विचार है उसको मूल रूप में आगे कैसे ले जाना इसका विचार करता है। साथ ही संघ का अभी व्यापक विमर्श चलता है, उसके साथ अनुकूलता में रहकर हम इस विमर्श को चलाते हैं। अभी संदर्भ ये है कि यह विचारधारा का युद्ध है। शस्त्रों का युद्ध जीतना और शस्त्रों के द्वारा होने वाले युद्ध में भाग लेना, ये अलग प्रकार की क्षमता अपेक्षित करता है। राजनीति में युद्ध होता है तो उसको जीतने के लिए और प्रकार की क्षमता चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में जब युद्ध होता है उसको कंपटीशन कहते हैं और आज तो वह बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, विश्वव्यापी है, परंतु उसमें भाग लेने के लिए और उसमें जीतने के लिए एक अलग प्रकार की क्षमता चाहिए। परंतु यह जो युद्ध है वह विचारधारा का युद्ध है। उस सर्व प्रकार के युद्धों के भी मूल में ये विचारधारा का युद्ध है। बाकी सारे युद्ध तो इसके अलग अलग मोर्चे हैं और अलग अलग आयाम हैं, उसके अलग अलग साधन हैं। मूल में यह विचारधारा का युद्ध है। जगत के अनेक प्रकार की विचारधाराओं को मूलतः 2 भागों में बांटते हैं। तो एक है सेमिटिक विचारधारा और दूसरी है हिंदू विचारधारा। सेमिटिक विचारधारा में ईसाई, इस्लाम, कम्युनिज्म,
उसके भी अनेक अनेक प्रकार की शाखाएं, उपशाखाएं, इन सब का समावेश होता है। हिंदू विचारधारा हम जानते ही हैं। इन दो विचारधाराओं का युद्ध बहुत भीषण रूप में अभी चल रहा है। उस युद्ध में हम तो हैं ही, और हम हिंदू विचारधारा के पक्षधर हैं। ये तो हमारा मोर्चा तो सिद्ध स्वीकृत हो ही गया है, स्थापित हो ही गया है। इस विचारधारा का युद्ध जीतने के लिए कैसे लड़ा जाएगा, तो दो बातें होती हैं। एक होता है शास्त्र विचार और दूसरा होता है लोक विचार। लोक में 90% जनसंख्या का समावेश होता है और शास्त्र विचार में 10% केवल। परंतु शास्त्र विचार के आधार पर लोक विचार बंधा जाता है और लोक विचार भी प्रसृत होता है। इसलिए दोनों का विचार करना चाहिए, शास्त्र विचार भी करना चाहिए और लोक विचार भी करना चाहिए। लोक विचार के क्षेत्र में साहित्य, मनोरंजन का क्षेत्र, सार्वजनिक व्रत, उत्सव, त्योहार, रीति रिवाज, हमारी खान पान की आदतें, जीवन शैली, ये सब आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत व्यापक है और बहुत लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसलिए दिखाई भी बहुत देता है, सार्वत्रिक ये दिखाई देता है, क्योंकि 90% लोग उससे प्रभावित होते हैं। परंतु उसके मूल में शास्त्र विचार होता है, जिसको मूलभूत विचारधारा कहते हैं, विचारधारा के मूल आयाम ऐसा कहते हैं। तो अभी ये जो विचारधारा का युद्ध है, इसका स्रोत, उद्गम होता है यूनिवर्सिटीज में। इन यूनिवर्सिटीज में ज्ञान चर्चा होती है, शास्त्रों का निर्माण होता है और साहित्य का भी निर्माण होता है, पाठ्यक्रम बनते हैं और नीतियां बनाने वाले लोग भी यहीं से पढ़कर निकलते हैं। पर वर्तमान में पश्चिम के प्रभाव में भारत की सभी यूनिवर्सिटीज ये विचारधारा के युद्ध का स्रोत है। परंतु हुआ क्या है, किस कारण से सेमिटिक विचारधारा अधिक प्रभावी हो रही है, तो कॉरपोरेट क्षेत्र ने और उसके पीछे पॉलिटिकल क्षेत्र ने यूनिवर्सिटीज को अपना साधन बनाया है। और इसलिए अर्थ केंद्रीय विचार को प्रभावी बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज का साधन बनाकर अब ये विचारधारा का युद्ध प्रतिपक्ष लड़ रहा है। भारत में भी यदि हमको ये युद्ध जीतना है तो शास्त्र विचार पर हमें ध्यान देना होगा, केवल लोक विचार से यह होगा नहीं। लोक विचार यद्यपि 90% है, तो भी शास्त्र विचार में वह सब ओरिजिनेट होता है। इसलिए हमने इतने सत्रों में विचार किया है कि पुनरुत्थान विद्यापीठ की भूमिका शास्त्र विचार की है, और इसलिए हमारे जो विमर्श के 4 आयाम हमने तय किए, उसमें विद्वान मत परिष्कार, विद्वानों के मत का परिष्कार करना, ये पहला मुद्दा है। हाँ, ये सारे विचार हम कर चुके हैं, केवल आज पंकज भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, इसलिए मैं सार संक्षेप पुनः बता रही हूँ, ताकि आगे के विमर्श में, आगे के सत्रों में वे सहभागी हो सके। तो विद्वान मिलकर ही हायर एजुकेशन बनता है, विद्वान मिलकर ही शास्त्रों का परिष्कार भी होता है, पुनर्लेखन भी होता है, पुनर्रचना भी होती है। विद्वान मिलकर लोक साहित्य को मार्ग बता सकते हैं,
इसलिए विद्वन मत परिष्कार करना ये पहला मुद्दा है। परंतु विद्वानों के लिए विषय वस्तु क्या रहेगा? तो विषय वस्तु रहेगा धर्म केंद्री जीवन रचना। धर्म केंद्री क्यों? तो वर्तमान में अर्थ केंद्री जीवन रचना प्रभावी है, वही सबको निर्देशित कर रही है, वही सबको कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। बाजार ही विश्वव्यापी प्रभावी ऐसा तत्व बन गया है। तो भारत का तो मूल जीवन विचार ऐसा रहा ही नहीं है, वह धर्म केंद्री रहा है। इसलिए अर्थ केंद्री जीवन विचार के स्थान पर धर्म केंद्री जीवन विचार कैसे स्थापित हो, कैसे प्रभावी हो, ये हमारा विषय वस्तु रहेगा। विद्वानों ने करना क्या है? तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विद्वान, भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन अनुसंधान करने वाले विद्वान अपने अपने विषयों को धर्म के अनुकूल, धर्म पर आधारित ऐसा बनाए। जैसे कि आज समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, फिर हमारा साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ये सारा का सारा पश्चिम की अर्थ केंद्रीय विचारधारा के आधार पर ही चलता है। हम यूनिवर्सिटीज में वही पढ़ाते हैं। उसको धर्म के अनुकूल बनाना, ये हर एक विषय का आंतरिक रूपांतरण होगा। इसलिए विद्वानों को धर्म केंद्रीय जीवन विचार को स्थापित करने के लिए अध्ययन की, अनुसंधान की, ग्रंथ निर्माण की योजना बनानी पड़ेगी और उसको लागू करने का विचार भी करना होगा। तो यूनिवर्सिटीज के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं, एकेडमिक काउंसिल्स हैं, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली विद्यालयीन समितियां भी हैं, उन सब को इस विषय पर विचार करना है। तीसरा, इसके 3 केंद्र होंगे, एक कुटुंब में, दूसरा विद्यालयों में और तीसरा समाज में। समाज में है उसको तो हम लोकमत परिष्कार कहेंगे, जो 90% क्षेत्र में अन्य संगठनों के सभी लोग मिलकर कर ही रहे हैं। लेकिन विद्यालयों में और कुटुंबों में ये धर्म केंद्रीय जीवन विचार किस प्रकार से लागू हो, इसका विचार करना है। और इसका परिणाम क्या होगा? तो अभी जो हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं, उसको स्वबोध में, भारत बोध में, राष्ट्र बोध में रूपांतरित करना। ये हमारे 4 आयामों का एक दूसरे के साथ संबंध बना है। ऐसा विचार हमने गत सत्र में किया था। अब इसको व्यापक करना है, इसको आगे ले जाना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी योजना कैसे बनेगी? तो हमने पहला मुद्दा ये लिया था कि पूरे भारत का विचार करना है। पूरे भारत का विचार करना है तो बहुत बड़ा सोचना होगा, बहुत व्यापक विचार करना होगा। अगर देश की जनसंख्या का विचार करें, 140 करोड़ में 10% कहा तो 14 करोड़ होता है। हमने तो उससे भी आधा हमारा लक्ष्य रखा तो भी 7 करोड़ होता है। 7 करोड़ विद्वानों तक पहुंचना, 140 करोड़ जनसंख्या में 7 करोड़ विद्वान होंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो 7 करोड़ विद्वानों का मत परिष्कार करना, ये हमारी व्यापकता का संदर्भ रहेगा।
इस दृष्टि से हमने विद्वत परिषद की रचना की, इस दृष्टि से विद्वत गोष्ठियों की रचना होगी, इस दृष्टि से हमने अभी जो संदर्भ ग्रंथ निर्माण किए हैं उनके प्रसार की योजना होगी। ऐसे विविध प्रकार से, परंतु हमारा लक्ष्य अखिल भारतीय संदर्भ को लेकर 7 करोड़ तक पहुंचना ऐसा होगा। तो ये कैसे होगा? फिर हम इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत हमसे ही होगी। हमको ही ये अपने से शुरुआत करना, इसका अर्थ है हमने स्वतः के लिए विमर्श शुरू करना चाहिए, स्वतः के लिए अध्ययन की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं समझते तब तक हमसे आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो हमने इस विषय को लेकर तय किया था कि ये चारों आयामों को लेकर ज्ञान सागर ग्रंथमाला में से 100 के आसपास ग्रंथों का चयन करना, और उसके बाद उन ग्रंथों के आधार पर हमारी कुछ चर्चा आगे बढ़ेगी। तो 2 बातें हमने गत सत्र में तय की थी। एक, अपनी ओर से इस गत में जुड़ सके ऐसे नामों का विचार करना, खोजना और उसके ऊपर चर्चा करना, और दूसरा ज्ञान सागर में से 100 ग्रंथों का चयन करना, और उनके सबके मिलकर जो भी होंगे उनमें से हम कुछ 10 ग्रंथों का पहले चयन करेंगे और उसका परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उसमें विचार क्या व्यक्त हुआ है वो देखेंगे, और उसके आधार पर विद्वन मत परिष्कार हेतु हमारा आगे का चरण क्या होगा ये तय करेंगे। तो मैंने अब तक के हमारे जो सत्र हुए उसका एक विचार सार संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। अब आगे चलते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया हो तो वे बताएं। हमारा होमवर्क तो आपके सामने है ही। पंकज भाई इस बैठक में जुड़े हैं और 2 लोग अगले गुरुवार को जुड़ेंगे। बाकी लोग बताएं। मैंने अनुक्रमणिका पढ़ी थी। मैंने अनुक्रमणिका पढ़ ली और उसमें से जो ग्रंथ निकाले हैं उनका मैं एक बार नाम बता देती हूँ। हिंदू परिवार मीमांसा 1, 2, 3 भाग, समाज धर्म युगानुकूल रचना, जीवन दृष्टि, शिक्षण विचार, लोक जीवन, स्मृतियों में भारतीय जीवन पद्धति 1 और 2, समाज एवं संस्कृति, जीवन व्यवस्था, हिंदू राष्ट्र का नवनिर्माण, और जो हमारे 5 ग्रंथ हैं, पितामही विद्यापीठ, गुरुकुल संकल्पना, संकल्पना सूत्र, सूत्र संग्रह और जीवन विकास सूत्र, ये ऐसे मेरे ग्रंथ मैंने निकाले। हिंदू परिवार मीमांसा, हरिदत्त, वेदालंकार, इसमें जुड़ने लायक। अच्छा, इस गत में जुड़ने लायक। नियतिताई ने इस गत में जुड़ने योग्य ऐसे विद्वानों के नाम तो नहीं खोजे हैं, परंतु ग्रंथों का चयन जो किया है वह बताया है। मैं बाद में हाँ जी। नमस्ते ताई, मैं पिछली बैठक में शायद नेटवर्क के कारण नहीं रह पाया था। तो मैं आज ग्रंथों का चयन कर लूंगा और अपने गट पे भी रख दूंगा और विद्वानों के नाम इस
गट में जुड़ सके, ऐसे लगभग अगले सप्ताह तक मैं बता पाऊंगा। जी नमस्कार। हाँ हाँ हम्म 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 गुरुकुल संकल्पना। हाँ 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 हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म 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 हाँ जी हाँ 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 उसी में ही है। हिंदू परिवार मीमांसा और ये हम्म 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 जी 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 हाँ 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 हम्म, हाँ हाँ हम्म। हाँ योजना तो मैंने हमारा विचार तो यही कि हम सब लोग अपना अपना चयन करके फिर सबके साथ मिलकर हम कुछ उनमें से सबके विचार से 10 ग्रंथों का चयन करें। फिर उसको देखें कि उसके अनुक्रमणिका देखें, उसकी विषय वस्तु देखें, उसका विचार समझ ले और फिर उस विचार को हम आगे बढ़ाएं। विद्वानों के बीच में रखें, विद्वत परिषद में रखें, विद्वत परिषद की जो संचालन टोली है उनके सामने रखें, उनको इसमें साथ में जोड़ें। ऐसी योजना भी आगे हमको बनानी होगी। जैसे क्रियान्वयन की दृष्टि से चिति शोध पत्रिका है वह, और विद्वत परिषद और विमर्श, ये तीनों का एक दूसरे के साथ समायोजन होगा। विद्वन मत परिष्कार के लिए जो प्रथम सोपान में जो विद्वान हैं वो तो हमारी विद्वत परिषद की संचालन टोली के सदस्य हैं, और उसके बाद कल जो हमारी विद्वत सभा होने वाली है उसमें जो उपस्थित रहेंगे, सहभागी होंगे, वे सब हैं। इसलिए हमारी आगे ले जाने की योजना भी साथ साथ में बनेगी।
इसलिए पहले हमारे ग्रंथ सामने आ जाए और उसमें से हम सहमति से 10 ग्रंथों का चयन कर लें, तो फिर उसके ऊपर आगे अध्ययन और प्रसार की योजना बन सकती है। अनुसंधान का विचार भी उसमें फिर हो सकता है। ये हमारा है। तो अभी हमारे 3 लोग, विपुल भाई, तुषार भाई और संदीप जी, उनके जो आ जाएंगे ग्रंथ, उसके बाद हम करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि बीच के समय में विपुल भाई भी अपना काम कर लेंगे और संदीप जी और तुषार भाई से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी कर लें। तो अगले गुरुवार को हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैंने जो दोनों मुद्दों पर किया, वो पहले ही बताया कि हमने 3 लोगों को इसमें जोड़ने के लिए प्रयास किया। उसमें से एक तो आज पंकज भाई उपस्थित हैं ही, अगले 2 और 2 हम अगले गुरुवार तक कर लेंगे। ग्रंथों का चयन है, उस दृष्टि से मैंने पहला सोचा कि हम अर्थ केंद्रीय जीवन विचार को धर्म केंद्रीय जीवन विचार में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो धर्मानुकूल अर्थशास्त्र, ये हमारा सबसे पहले जानने का विषय होना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र विभाग में जितने भी ग्रंथ हैं उनको देखना, ये पहला मेरा मुद्दा था। दूसरा, एकात्म मानव दर्शन के साथ जितने ग्रंथ जुड़े हैं उनको भी देखना। जैसे एकात्म मानव दर्शन और शिक्षा है, एकात्म विज्ञान है और एकात्म जीवन दर्शन, उसका जो विवरण है, ऐसे ग्रंथ दूसरे नंबर पर होंगे। भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला के ग्रंथ तो है ही, कुटुंब शिक्षा के जो 5 ग्रंथ हमारे बने हैं वे भी है ही, और कुटुंब शिक्षा और अधिजनन शास्त्र को लेकर जितने ग्रंथ हैं उनमें से कुछ चयन करना। और जैसे सबने ही किया है, भारतीय संकल्पना सूत्र, जीवन सूत्र संग्रह और जीवन विकास के सूत्र, गुरुकुल संकल्पना और पितामही विद्यापीठ, इतने ग्रंथों को मैंने आइडेंटिफाई किया है। उसका जरा सबकी सूची आ जाएगी, तो उसमें जितने समान होंगे वो तो स्वाभाविक है कि प्राथमिकता में रहेंगे और उसके आधार पर हम आगे की योजना बनाएंगे। अब तक जो चर्चा हुई है वो पंकज भाई ने सुनी है। कुछ प्रतिभाव, मैंने कुछ क्या आपका आकलन क्या हो रहा है, अथवा आप कुछ जिज्ञासा से पूछना चाहते हैं? क्योंकि आप भारतीय विचार मंच में तो हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं, अनेक बार हमारा मिलना भी हुआ है। इस गत के साथ आप नए से मिल रहे हैं और इस प्रकार की पुनरुत्थान के अंदर क्या चर्चा होती है उसका प्रथम बार आप अनुभव कर रहे हैं। तो जरा आपका प्रथम प्रतिभाव क्या है वो बताइए। जी, मैं संक्षिप्त में कहूँ तो विमर्श को लेकर के मेरी स्पष्टता और बढ़ी। कई सारी बैठकें, कार्यशालाएं हुई है प्रज्ञा प्रवाह की संघ की विचार मंच की, यहाँ स्पष्ट और बढ़ी। सबसे पहला ये। दूसरा, सभी जगह ये आता है कि भाई हमारा काम कंटेंट जनरेशन का ये सब है, तो इसकी सामग्री ढूंढने के लिए अध्ययन करने वाले कुछ मिल गए हैं, लेकिन सामग्री में इतनी अभी ये नहीं है कि भाई चलो हमारे पास इतनी सामग्री है, इतनी कम से कम सूची है। कुछ विषयों में हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारा जैसे जो सही में हमको ढूंढना चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा और मिल रहा है। जी, तो ये बहुत ही अच्छा होगा यदि भारतीय विचार मंच के और भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। साथ में हमारे जो इतिहास है, ग्राम विकास है या शिक्षा है, उन क्षेत्रों के कार्य, कुटुंब शिक्षा, कुटुंब प्रबोधन, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता यदि हमारे साथ जुड़ते हैं
तो समन्वित विचार होगा। और पंकज भाई ने जो एक बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंटेंट जनरेशन ये इतना बड़ा विषय है। हम चाहते हैं कि भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा है, भारत की क्या परंपरा रही है, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट चाहिए। अभी जैसे IKS चलता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटीज में अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उनकी भी समस्या यही है, कंटेंट कहाँ से आएगा। 5 दिन की कार्यशाला रख ली, 2 दिन का सेमिनार रख ला, सब कर दिया, लेकिन उनके पास कंटेंट कैसे, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये प्रश्न है। और नया कंटेंट निर्माण करने के लिए मैकेनिज्म क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हम कंटेंट के रूप में हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें जो मूल विषयों के ग्रंथ हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अपना काम करें और लोगों को इसके साथ जोड़े और परिचित बनाते जाएं, ये हमारा कार्य का स्वरूप अभी बनना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ ग्रंथ मैंने जो चयन किए थे, भारत में इस्लाम, अभी हिंदू राष्ट्र का नवनिर्माण, और इस्लाम और ईसाइयत हिंदुत्व की दृष्टि से, ऐसे इस्लाम, ईसाइयत और सेमेटिसिज्म, इसके साथ जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनका भी समावेश हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हमारी अभी तक की बातचीत हुई। अब ये जो 4 आयाम हैं उसके साथ हम कैसा ये करें, इस विषय में सबके मन में जो भी है विचार आता है वो बताएं। जैसे कि अभी कुटुंब केंद्री और विद्यालय केंद्री ऐसा प्रयास करना, तो कुटुंब केंद्री के लिए हमने जो प्रयास शुरू किया है उसको हम कैसे परिष्कृत करें, कैसे आगे बढ़ाएं, विमर्श के साथ कैसे जोड़ें, इसके ऊपर आपके विचार बताइए। हमने क्या किया है, 1-2 दिन का अभ्यास वर्ग शुरू किया है, वर वधु चयन और विवाह संस्कार। हमारी नई पीढ़ी समर्थ बननी है, तो इस पीढ़ी को कहाँ से तैयारी, कब से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तो युवा लोगों से करनी होगी। समर्थ युवा बनना चाहिए, तभी वे समर्थ गृहस्थी और गृहस्थी बनेंगे, तभी समर्थ बालकों को जन्म दे पाएंगे। इसलिए हमने एक तो ये अभ्यास वर्ग शुरू किया, इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और दूसरा, कुटुंब शिक्षा विभाग में हमने 5 गट बनाए, तो उसमें 2 गट गृहस्थाश्रम के लिए, 2 गट वानप्रस्थाश्रम के लिए और 1 विवाह पूर्व युवावस्था के लिए। इसके हमने 5 अग्रपाठी भी बनाए हैं, संयोजक भी बनाए हैं, और हर सप्ताह उसका ऑनलाइन हमारा वर्ग अथवा चर्चा सत्र चलता भी है। इसका अनुभव क्या है और इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और इन 2 योजनाओं के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, इस पर जरा आपके विचार बताइए। मैं पंकज भाई की जानकारी के लिए ये दोनों बातें बताती हूँ। वर वधु चयन और विवाह संस्कार, ऐसा अभी 8 सत्रों का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारा ज्ञान सागर महाप्रकल्प 4 वर्ष तक चला, उसके पूर्व भी यह कार्यक्रम तो होता ही था, परंतु 4 वर्ष के दौरान यह स्थगित हुआ था। अब उसको नए से हमने शुरू किया है, और जो नया किया है वो कुटुंब शिक्षा को गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम तथा विवाह पूर्व युवावस्था माने ब्रह्मचर्याश्रम का अंतिम सोपान,
ये हमारे विचार के फोकस हैं और उसका प्रारंभ हमने पहले अपने कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ो, इसलिए वह कार्यकर्ताओं तक सीमित रखा है। एक बार थोड़ा यहाँ सेटल हो जाए, गाड़ी पटरी पर आ जाए, फिर हम ये समाज के लिए भी खुला करेंगे। ये उसके लिए सारी सामग्री, तो कंटेंट जिसको बोलते हैं, तो हमने, आपको ज्ञान सागर पता ही है, कंटेंट जनरेशन की समस्या का हमने पहले ही विचार किया कि ये नहीं होगा तब तक ना तो पाठ्यक्रम बनेंगे, ना तो विमर्श होगा, ना तो अनुसंधान होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम हमने कंटेंट जनरेशन का ही किया है, तो आगे के काम हमारे लिए थोड़े सुकर होंगे। जी, अभी राजेंद्र जी, विपुल भाई, नियति भाई, पंकज भाई सबके सब बता सकते हैं कि ये जो कुटुंब शिक्षा वाला हमारा विभाग है उसको हम निखार कैसे लाए उसमें। एक मत जी, एक मत प्रकट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने तो इसमें अभी सहभागिता नहीं की कभी भी ऐसे में, लेकिन जो बाहर देखने में आता है, कुछ लोग व्यवहार में उसकी उपयोगिता या उसके परिणाम देखना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव कथन आए, वो कुछ ना कुछ तो परिणाम छोटे बड़े मिले ही होंगे। तो अनुभव कथन आए तो और लोग जुड़ सकते हैं और उसके मूल में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनको हम जोड़ना चाहते हैं ऐसे। हाँ, ठीक। जी, हम्म, 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 हाँ, हम्म, 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 ओ हो, तो हम्म, 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 मैं हाँ, मेरा भी यही कहना है कि सबसे पहले हमें महिला विमर्श करना चाहिए। जो युवा लड़कियां हैं उनके साथ बातचीत किसी तरह से करना चाहिए, या तो उनके कॉलेज में जाकर, क्योंकि अभी उन लोगों के ही विचार बहुत अलग हो गए और आगे जाके कुटुंब वही बनाएंगे। तो जब तक उनके विचारों को परिष्कृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी एक दो लड़कियों से बात होती है तो उनका यही कहना है कि हम पढ़ रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं करेंगे, फिर हम कैरियर नहीं बनाएंगे। मतलब अभी उनको ये मातृत्व और ये
ये सब बातों से कोई लगाव नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि पहले उनको भी टारगेट करना चाहिए कि वो क्या विचार करें और क्या सही है क्या गलत है। ठीक। हाँ, ये क्या है? ये पूरा समाज मानस है। ये क्या हुआ? हाँ, ये पूरा समाज मानस है। पुरुष भी कहते हैं कि हाँ, महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं करियर बनाना चाहिए। समाज चिंतक है, वे भी कहते हैं कि स्त्री पुरुष के समान अधिकार होने चाहिए, और समान अधिकार का अर्थ है पढ़ना, करियर करना, पैसा कमाना, और दोनों ने मिलकर घर को छोड़ देना, घर का काम नौकरों के हवाले कर देना, क्योंकि घर तो हेय है, घर का काम करना बहुत हल्की बात है। तो ये तो पूरा समाज मानस ऐसा ही है, और वो भी जनरेट तो कहाँ से हुआ है? कम्युनिज्म से ही जनरेट हुआ है। दो वर्ग बनाना और दोनों वर्गों को एक दूसरे के विरुद्ध कर देना। तो बच्चे विरुद्ध, माता पिता विरुद्ध उनके बच्चे, शिक्षक विरुद्ध उनके छात्र, मालिक उनके विरुद्ध उनके कर्मचारी, उसी प्रकार से पुरुष उसके विरुद्ध स्त्री, ऐसे खड़ा कर देना। और जो वंचित है, जो नीचा है, उसके पक्ष में कानून भी बनाना, उसके पक्ष में आंदोलन करना, उनको चढ़ाना कि नहीं तुमको अधिकार है। ये तो बहुत व्यापक इस लड़ाई का क्षेत्र है। इसलिए ये व्यापक रूप में देखना होगा। रचना की दृष्टि से कुटुंब प्रबोधन को इस सब के लिए सामग्री चाहिए, ये देना। उसमें एक ये अनुभव कथन है, उसमें एक ये विचार है, ऐसा करना। तो कुटुंब प्रबोधन यही काम कर रहा है बहुत विशाल मात्रा में। उनको हम सामग्री दे सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी दे सकते हैं, और मुद्दे भी दे सकते हैं। इसके लिए हो सकता है हमारी पुनरुत्थान संदेश की मासिक पत्रिका है, उसमें कुटुंब शिक्षा की ये अनुभव कथन की ये जो सामग्री आई, और उसका प्रसार हम अधिक से अधिक बढ़ाए। इस विषय में विपुल भाई कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। क्या नेटवर्क समस्या है क्या विपुल भाई? हाँ, वही उनके उनके एरिया में ही अभी 15 दिनों से नेटवर्क की बहुत समस्या हो रही है। तो इस विषय पर विचार किया जा सकता है। वैसे ये पूरा का पूरा रचना कैसे हो सकती है, यही हमने पितामही विद्यापीठ में बताया है कि वानप्रस्थ सुशिक्षित महिलाएं इस विषय को ही आगे बढ़ाए कि कुटुंब शिक्षा का ये कार्यक्रम हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर ठीक है। और कुछ विचार? तो हम अगले गुरुवार को कुछ काम करके आएंगे। जैसे ग्रंथों की सूची यदि हम गट पर डाल दें, तो उसके आधार पर कुछ समान समान सबकी पसंद के हैं ऐसे विषयों को, ऐसे ग्रंथों को हम ले सकते हैं विचार के लिए। और दूसरा, जो जुड़ सकते हैं ऐसे लोगों के नाम अगर पहले भी हम उनके बारे में विचार कर लें, उनके साथ बातचीत भी कर लें, और उनकी अनुकूलता आदि भी देख लें, तो फिर हमको जल्दी जल्दी ये गट बढ़ाने में भी यश मिलेगा। विद्वत सभा में ये हम कल जो विद्वत सभा हो रही है उसमें ये विषय हम प्रस्तुत अवश्य करेंगे। तो उसमें से भी कुछ हम इस गट में जुड़ने लायक
लोग तैयार हो जाएंगे। अभी किसी को विमर्श को इस सत्र को कैसे आगे चलाना इस विषय में कुछ सुझाव हैं तो दें। उसके बाद हम इस सत्र को यहाँ पूर्ण करेंगे। समय क्या हुआ? हम्म 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 हम्म। ये तो विद्यालय के लिए हुआ। हाँ, ये विद्यालय के लिए हुआ। हाँ, हम्म 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 हम्म। हाँ, 4 प्रकार का जो अर्थार्जन का मार्ग हमारी परंपरा में बताया है, उसमें एक है उत्पादन, जिसमें आपने कृषि उत्पादन और उद्योग ये बताया। उसके साथ दूसरा मार्ग है वाणिज्य, अर्थात व्यापार करना। तो एक उत्पादन का क्षेत्र है, दूसरा व्यापार का क्षेत्र है, तीसरा नौकरी और चाकरी का क्षेत्र है, और चौथा भिक्षा का क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ इसका अनुपात कैसे बिठाया गया गया था? समाज की समृद्धि के लिए और संस्कृति के साथ समायोजित समृद्धि, अर्थात धर्मानुकूल अर्थार्जन, धर्मानुकूल योगक्षेम, इसका अनुपात कैसे बिठाया गया था? तो उत्पादन करने वाला वर्ग सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ी संख्या में होना चाहिए। विपुल मात्रा में उत्पादन, केवल विपुल मात्रा में नहीं, आज तो यंत्रों के आधार पर किया तो वह विपुल मात्रा में हो जाता है, परंतु विपुल मात्रा में नहीं, अधिक से अधिक लोग उत्पादन कार्य में जुड़े, ये महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का अनुपात भी ऐसे ही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग उत्पादन के क्षेत्र में हैं। इससे कम 2 नंबर पर वाणिज्य के क्षेत्र में है। वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए है। तो दूसरे नंबर का योगक्षेम का माध्यम वाणिज्य है। तो उत्पादन क्षेत्र से कम जनसंख्या वाणिज्य के क्षेत्र में होनी चाहिए। तीसरा नौकरी और चाकरी का क्षेत्र है। तो जो भी नौकरी करते हैं वो पूर्ण रूप से अनुत्पादक हैं। तो अनुत्पादक है तो समृद्धि में योगदान उनका नहीं हो रहा है, कंजम्पशन में तो वे भाग ले रहे हैं। तो उनकी संख्या, नौकरी चाकरी करने वालों की संख्या उत्पादन और वाणिज्य करने वालों से कम होनी चाहिए। और भिक्षा ये पूर्ण रूप से मटेरियल दृष्टि से अनुत्पादक हैं। इसलिए भिक्षा मांगने वाले के साथ 2 बातें जुड़ी हैं। जनसंख्या का कम से कम प्रतिशत भिक्षा मांगने वाला होना चाहिए, एक, और दूसरा जो श्रेष्ठ है, संस्कृति की दृष्टि से जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं वे भिक्षा मांगेंगे। तो ये तो 5%, 7%, 10% इतने ही होंगे। कभी भी समाज में 10% से अधिक लोग भिक्षा मांगने वाले नहीं होने चाहिए। कैटेगोरिकली सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, साधु संत भिक्षा मांगते हैं, और जो आज बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ऐसा ज्ञान क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ये तीनों भिक्षावृत्ति पर ही रहते हैं। अब आज तो ये कैसे संभव होगा? मैंने संभव नहीं, स्वीकार्य ही नहीं होता है।
परंतु अनिवार्य रूप से आवश्यक भी है और हमारी परंपरा में ये होता भी आया है और इस कारण से संस्कृति और समृद्धि का संतुलन बना रहा है। और इस दृष्टि से मटीरियल क्षेत्र में सबसे अधिक वैभव, समृद्धि और उत्कृष्ट चीज वस्तुएं मिलना विपुल मात्रा में और संस्कृति का भी रक्षण, पोषण, संवर्धन होना, ये दोनों बातें संतुलित होकर हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके हैं। तो ये फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल्स को प्रस्तुत करना, उसको सिद्ध करना, उसको व्यापक रूप में स्वीकृत बनाना, इसके आधार पर प्रबोधन का कार्य आगे ले जाना, यही शास्त्र से लोक तक जाने का मार्ग है। तो समय लग सकता है, परंतु फंडामेंटल्स तो यही होंगे। नई पीढ़ी को हमने यह विचार देना होगा और कैसे समाज समृद्ध हो सकता है और सुसंस्कृत भी हो सकता है। इसी को कहते हैं धर्मानुकूल अर्थशास्त्र और इसी को कहते हैं धर्म केंद्री जीवन विचार। तो इस लाइन पर हमारा विचार आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो आपका गृह संचालन और अर्थार्जन है, उसके कुछ मूल सूत्र इस प्रकार के हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 70% होने चाहिए। बस हम्म, 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 ठीक है, ठीक है। वो 2-4 आगे और 2-4 कम अधिक हो सकता है। 70 के 65 हो सकते हैं, वो उधर 25 हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे थोड़ा तो हो सकता है, परंतु मूल सूत्र है सबसे अधिक उत्पादन और सबसे कम भिक्षा। ये अनुपात धीरे धीरे चर्चा में आना चाहिए कि हमारा देश गरीब गरीब क्यों होता है, बेरोजगार क्यों है और क्यों इतना असंस्कृत असंस्कारी व्यवहार क्यों करता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इतना विस्थापित विचलित ऐसा क्यों है। इसके मूल कारणों तक पर हमको जाना चाहिए। और ये सारी बातें हम नई नहीं कह रहे हैं। मूल हमारे अर्थशास्त्र में, जीवन विचार, दैशिक शास्त्र में यही तो सारी बातें बताई हैं। एक और मेरा कहना है हाँ, कि जो महिला विमर्श की बात है, कि जो संभावित प्रश्न है उनके, जो हमें मालूम है कि हम क्यों नहीं पढ़े, क्यों करियर नहीं करें, क्यों नौकरी, इनके हम थोड़ी चर्चा करके उनके स्तर पर उनको जो समझ में आए ऐसा मतलब कुछ विचार कर सकते हैं क्या, कि उनका जो मानसिक स्तर है या उनकी जो सोच है उसको संतुष्ट, हम कहेंगे कि पुराने जमाने में ऐसा था या स्त्री का, अभी शायद वो उस फ्रेम में नहीं है कि वो बात समझ सकें, तो अभी उनको किस तरह से समझा सकते हैं, इसकी चर्चा करके उन प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए। ठीक है। नियति ताई जो कह रही है वो व्यापक प्रबोधन का विषय हो सकता है। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन में महिला विमर्श, तो हमारा महिला समन्वय का जो क्षेत्र है उनको भी देना और इसके लिए हमारी संदेश पत्रिका को माध्यम बनाना, ये हमारी कार्य पद्धति हो सकती है। तो अभी समय तो होने को आया है। और कुछ किसी को अपनी बात रखनी है तो रखें और फिर हम इसका समापन करेंगे। ठीक है। अगले गुरुवार को इसी समय में हम मिलेंगे।
याद नहीं करवाएंगे, केवल लिंक आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार, अगले गुरुवार मिलेंगे। राम राम।